हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू बी ए एच आई एच। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट टू जो हमारा चैप्टर वन का था। तो इसी में हम लोग देख रहे थे, पहले तो हमने डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे लैक ऑफ सिंगल पावर सेंटर और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, और साथ ही साथ कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। ठीक है, ये तीनों टॉपिक देखना है और ये तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है लैक ऑफ सिंगल पावर सेंटर। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि जब भी हम लोग वेस्ट के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, या तो वो जो वेस्ट का हिस्ट्री है अर्ली मॉडर्न फेज हो या तो वो मॉडर्न फेज हो। ठीक है, मॉडर्न का नया मतलब है कि जिस समय फुल स्केल पे मॉडर्निटी आ चुकी थी। ठीक है, तो उस समय कोई भी सिंगल पावर ऐसा नहीं था जिसने सुपरमेसी प्राप्त किया हो लंबे समय तक। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पावर सेंटर्स हुआ करते थे, कोई सिंगल पावर नहीं था। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था ना, वो उस समय बहुत सारे सिटी स्टेट्स के उदय को देख रहा था, के मतलब कि इमरजेंस को देख रहा था। उस समय बहुत सारे स्मॉल रीजनल स्टेट्स भी थे, टेरिटोरियल एम्पायर्स भी थी। बाद में आपको नेशन स्टेट्स भी डोमिनेट करेगा और इसमें से कोई भी टोटल सुपरमेसी प्राप्त नहीं कर पाएगा और ना ही कोई लंबे समय तक टिक पाएगा, है ना। बाकी ये जो पॉलिटिक्स थी, इनके पास डिफरेंसेस जो था वो इकोनॉमी के आधार पे था, सोशल स्ट्रक्चर भी इनका अलग होता था और कल्चर भी अलग था। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सिमिलरिटीज़ भी दिखा रहे थे। ठीक है, अब इन वेरियस पावर्स जो वेस्ट से होते थे उनमें फ्रीक्वेंट वॉर भी होता था। लेकिन एक तरह का ये जो पावर बैलेंस सिस्टम था या बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाता है, वो इवॉल्व हुआ 1648 से। देखिएगा, वहाँ पे चर्च और स्टेट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी बहुत सारी कंट्रीज़ में। लेकिन वहाँ पे एक समझौता हुआ, एकोमोडेशन हुआ, और इस एकोमोडेशन में स्टेट को ही ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि स्टेट जो है उसको अपर हैंड मिल रहा है। ठीक है, इन अ फ्यू पावरफुल अब्सोलूट स्टेट्स में। ठीक है, वो भी अर्ली मॉडर्न पीरियड में। वहाँ पे हमने ये भी देखा कि सोसाइटी में आपको एक सिंगल इंस्टीट्यूशन की भी कमी थी जो कि पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करके चल सके, है ना। उसके अलावा हमें देखना है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी है, इसमें हमने देखना है कि ठीक है, हमने अभी देखा कि वहाँ पे सोसाइटी में एक सिंगल इंस्टीट्यूशन या सेंटर की कमी थी। तो यहाँ पे वही बताया कि ऐसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन की एब्सेंस था सोसाइटियल ऑर्डर में। ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पे सिविल सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन चल रहा था, और ये जो एक मजबूत ट्रेडिशन चल रहा है सिविल सोसाइटी का, अर्ली मॉडर्न वेस्ट में और भी ज़्यादा ये प्रबल रूप में दिख रहा था, यानी प्रोनाउंस्ड हो चुका था। लेकिन ये जो सिविल सोसाइटी का ट्रेडिशन था, ये कोई अर्ली मॉडर्न फेज में मतलब कि इमर्ज नहीं हुआ था। इसका लेगेसी मिडिल एज में है, यानी कि ये मिडिल एज का लेगेसी था। ठीक है, बाकी हमने ये देखा कि फ्यूडलिज्म जो है ना, ठीक है, हमने ये देखा कि फ्यूडलिज्म जो था वो डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर पे आधारित था, और साथ ही साथ उसमें म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का एक पॉलिटी भी चलता था। लेकिन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का पॉलिटी होने के बावजूद भी फ्यूडलिज्म लोकल पावर को रोक नहीं पाया। ठीक है, फ्यूडलिज्म जो है ये लोकल पावर्स को रोक नहीं पाया कि वो नोबिलिटी के खिलाफ जाके मतलब अपने अधिकार को प्राप्त करे। और जैसे ही जब वो अपने लॉर्ड के खिलाफ या नोबिलिटी के खिलाफ जाके अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार वो पावर के सेंट्रलाइजेशन के ऊपर वो एक लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं? तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के प्रति वो एक लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उस समय क्या था कि अब्सोल्यूट मोनार्क के इमरजेंस होने के बावजूद भी या उसके बाद भी रूलिंग एलाइट्स को क्या करना पड़ा है? पावर शेयर करना पड़ा है। किसके साथ? ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। उस समय ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऐसी होती थी, उनके साथ अपना पावर शेयर करना पड़ा है। जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में हमने देखा, ये क्राफ्ट वर्कर्स होते थे, इंटेलिजेंसिया मतलब इंटेलेक्चुअल लोग का ग्रुप हो गया, मर्चेंट्स का ग्रुप है, और बाद में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी इसमें आए। और ऑटोनॉमस सिटीज़ मतलब इंडिपेंडेंट सिटी में तो ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड या सिविल सोसाइटी का जो डिमांड्स है, इसने क्या किया, जो अब्सोल्यूटिज्म का जो ग्रोथ था, इसको बहुत हद तक पीछे कर दिया, इसको कम कर दिया। ठीक है, हमने देखा कि देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द फ्यूडलिज्म गेव ए फाउंडेशन टू द लीगल एंड सिंबॉलिक रिलेशन ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन। हमने यहाँ पे देखा कि फ्यूडलिज्म द्वारा जो पावर स्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिश किया गया था, वो जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन का पूरा एक रिलेशन चल रहा था, या वो लीगल या सिंबॉलिक रिलेशन, उसको एक फाउंडेशन दे रहा था, उसको एक बैकिंग दे रहा है। ठीक है, इस म्यूचुअल रिकॉग्निशन के पूरे रिलेशन में क्या होता था कि रूलर क्या करता था ना कि कुछ अधिकार जो है उसको ग्रांट करता था, प्रोवाइड करता था, जो उससे लोअर डाउन होते थे, लेकिन उनके ऑब्लिगेशन के बदले में, यानी कि उनके ड्यूटी के बदले में।
ठीक है, कि वो वफ़ादार रही है, ये इस तरह का। तो वही बोल रहा है कि ये जो लेगेसी है, ये पावर स्ट्रक्चर का, ये चीज़ अर्ली मॉडर्न वेस्ट में भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये चीज़ें अर्ली मॉडर्न वेस्ट में गायब नहीं हो गई, ठीक है। तो ये जो अर्ली मॉडर्न वेस्ट का जो हिस्ट्री है, वो इस कंटिन्यूटी को दिखाता है सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है सिविल सोसाइटी मूवमेंट के फॉर्म में हमें एक मतलब कि कंटिन्यूटी को दिखाता है। और ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट ये आपको बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है, इन शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटियल डेवलपमेंट के डायरेक्शन को तय करने में। हमने यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसका जो लीगलिटी होता है, ठीक है, वो हमेशा मतलब कि चैलेंज के लिए ओपन होता है या क्वेश्चनिंग के लिए ओपन होता है उन ग्रुप से जो कि उसके लेगिटिमेसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑपोजिशन का रोल है, मान लेते हैं कि कोई भी एक ग्रुप है जो कि किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर को लेगिटिमाइज नहीं मानता है, तो उसके लिए तो वो हमेशा उस पॉलिटिकल ऑर्डर एक संदेह में तो रहेगा ना, ठीक है। वो हमेशा उसके मतलब शक के घेरे में रहेगा वो पॉलिटिकल ऑर्डर उस तबका के लिए, तो वही बता रहा है। और इस प्रकार क्या होगा, इसका एक डेमोक्रेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हालांकि वहाँ पे मिडिल एजेस में बहुत सारे लेगेसीज हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे लेगेसीज दिखेंगे जो मिडिल एज से हम लोग उसे ट्रेस बैक कर सकते हैं, मतलब वो उसका जो सोर्स है वो मिडिल एज से देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पीरियोडिक चेंजेस भी होंगे जो कि ये चेंज प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में ही आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा था कि स्क्रिप्चर्स, मतलब उसके जो मतलब कुछ बुक होते हैं, जैसे बाइबल है, ये सब जो भी स्क्रिप्चर्स हो गए, ठीक है, और जो अथॉरिटी है उसके ऊपर डिस्प्यूट्स जो था वो कोई न्यू नहीं था, यानी कि वो पहले भी चलता था। अब यहाँ पे आगे भी बताया है कि चर्च का जो प्राइमरी डोमेन होता है उसको स्पिरिचुअल माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी चर्च को बहुत सारे मतलब वाइड पावर्स वो इंजॉय कर रहा है मिडाइवल पीरियड में, या तो वो लैंड ऑनरशिप हो, ठीक है, या तो वो लैंड ऑनरशिप हो, या तो वो वर्ल्डली इस अफेयर्स हो या प्रिविलेजेस हो, हर तरह के वो वाइड पावर्स वो इंजॉय कर रहा है मिडाइवल पीरियड में। तो एक पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के प्रोफेन वर्ल्ड, मतलब इस तरह के सांसारिक मतलब दुनिया में वो लिप्त है, या प्रोफेन वर्ल्ड मतलब कि मतलब वो वर्ल्डली अफेयर्स में लिप्त है, तो यहाँ पे क्लासेस इमर्ज होगा, मतलब कि टेंशंस वेयर बाउंड टू इमर्ज। और जिसको मैक्स वेबर क्लेम कर रहे हैं कि यही टेंशंस जो था वो वेस्ट को एक मोमेंटम दिया कि अब रैशनलिज्म के प्रति हमें आगे बढ़ना है। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी में बस इतना ही था। इसके आगे हम लोग अब जो है आगे देखेंगे वो है इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इन दोनों के बीच का कॉन्टेस्ट है, और ये तीसरा फीचर है, इसको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव का मतलब क्या है, कि वहाँ पे जो था ना इंडिविजुअल और कलेक्टिव लिबर्टी के सर्च को लेके, के डिस्कवरी को लेके वहाँ पे कंटेस्ट चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि वाइडली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल था इसको वेस्ट में ही इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल है ये क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिश्चियनिटी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य इसका काम है, खासकर इंडिविजुअल सेल्वेशन को पूरा करने में, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, और ये भी माना जाता है कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी और जो वेस्टर्न एथिक्स होते हैं उसका भी इसको आधार लेके चला जाता है, नोशन ऑफ इंडिविजुअल या आइडिया ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे देखना है कि जो नोशन ऑफ इंडिविजुअल है ना, ठीक है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वेस्ट को ही एक्सक्लूसिवली मतलब कंप्लीटली एट्रीब्यूट करेंगे कि ये तो सिर्फ वेस्ट से ही आया है, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ वेस्ट ही नोशन ऑफ इंडिविजुअल को लेके नहीं आया, क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ तो हमें एंसेंट सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेंगे, दूसरे एंसेंट सिविलाइजेशन में। लेकिन क्या मतलब कौन सी चीज़ है जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न बनाती है, व्हाट इज़ परहैप्स मोर कैरेक्टरिस्टिकली वेस्टर्न वेयर द पॉलिटिकल एम्प्लीकेशंस दैट फॉलोड फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल को और भी ज़्यादा वेस्टर्न टच दे रही है, वो ये है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल का जब डिस्कवरी हुआ उसके बाद जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्टर्न के केस में, ठीक है। अब फिर होता क्या है कि वहाँ पे ये जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर जब एम्फेसाइज दिया गया तो इससे आपको फिलॉसफी ऑफ लिबरिज्म और कैपिटलिस्ट इथनिक का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग था ये क्या है, एक रिलीजियस कॉन्सेप्शन हुआ करता था, ठीक है। यानी कि रिलीजियस कॉन्सेप्शन, इसको ये माना जाता था कि गॉड के द्वारा मतलब कि तय किया गया एक टास्क है। वेबर आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग क्या है कि वो रिफॉर्मेशन का एक प्रोडक्ट मानते हैं,
ठीक है, और वो एक प्रोटेस्टेंट नोशन के तौर पे भी देखते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटेस्टेंट नोशन के तौर पे देखते हैं, जो कि कैथलिक चर्च के खिलाफ थे वही प्रोटेस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद रिफॉर्मेशन का प्रोडक्ट मानते हैं और एक न्यू आइडिया के तौर पे देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग जो है एक न्यू आइडिया था, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें ये आता है कि आपके जो भी मतलब वर्ल्डली अफेयर्स में जो ड्यूटी है उसके फुलफिलमेंट, उसको पूरा करने को करना है, तो उसको हमें वैल्यूएशन देना है एकदम हाईएस्ट फॉर्म में, मतलब कि जो भी वर्ल्डली अफेयर्स में ड्यूटी है उसके फुलफिलमेंट को वैल्यूएशन दो एकदम हाईएस्ट फॉर्म में। इतना हाईएस्ट फॉर्म होना चाहिए कि जिसको इंडिविजुअल का एक सिर्फ मोरल एक्टिविटी, मतलब नहीं बोलता है कि अच्छा काम ही उसे एज्यूम कर सकता है, ठीक है, मतलब मोरल एक्टिविटी, नैतिक काम ही उसको पूरा कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा था, इससे यही होगा कि इससे एवरीडे जो हमारे जो डे टू डे वर्ल्डली अफेयर्स है उसको एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस मिलने लगा, और इंडिविजुअल जो थे उनको भी अपने ड्यूटी, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना था, जो भी उनका ऑब्लिगेशन है इस वर्ल्ड में, ताकि गॉड के द्वारा एक्सेप्टेबल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो वेबर ये भी मानते हैं कि वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग, ये मानते हैं कि देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग है उसको सबसे पहले लूथर ने डेवलप किया था, लेकिन वो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक स्पिरिट को लेके कंप्लीटली फ्रेंडली नहीं थे। लूथर के टीचिंग्स में एक ट्रेडिशनल व्यू दिख रहा था, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ट्रेडिशनल व्यू ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, और ये जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो कैपिटल और प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ था, के ओपोज में था, और उनका ये भी मानना था कि आपका कोई भी ऑक्यूपेशन क्यों ना हो, कोई भी वर्क क्यों ना हो, उसे हमें एक्सेप्ट करना है कि वो ईश्वर का दिया गया एक संदेश है, एक आदेश है, उसे डिवाइन ऑर्डिनेंस के तौर पे हमें उसे पूरा करना है। लेकिन आप देख सकते हो ना कि ऐसा व्यू जो है वो रेडिकल शिफ्ट की तरफ तो नहीं है जैसा कैपिटलिज्म है, ठीक है, मतलब कि रेडिकल शिफ्ट को नहीं दिखा रहा है इन द अप्रोच टू इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे। और इधर हम लोग देखेंगे तो कैल्विन, ठीक है, इधर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैल्विन का टीचिंग्स है या वेस्ले का टीचिंग्स है एंड अदर्स, ये जो है लिबरेशन ऑफ सोल, मतलब सेल्वेशन ऑफ सोल के बारे में बात कर रहा है, मोक्ष के बारे में बात कर रहा है, आत्मा का या स्पिरिट का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि वेवर आर्ग्यू करते हैं कि रिफॉर्मर्स जैसे कि कैल्विन है, प्यूरिटन सेक्ट है, और यहाँ पे कुछ और भी स्कॉलर्स है जैसे जॉर्ज फॉक्स है, वेस्ले है, वो कॉलिंग के एक्सप्रेशन को एक ऐसे तरीके से देखते हैं कि कॉलिंग का कनेक्शन जो है ना सीधा सीधी कैपिटलिस्टिक स्पिरिट के तरफ है, के डेवलपमेंट को लेके, मतलब कि वो उनका मानना है कि कॉलिंग जो है उसी की वजह से कैपिटलिस्टिक स्पिरिट का डेवलपमेंट हो रहा है, उस रिगार्ड कॉलिंग को देखते हैं, ठीक है। यानी कि ये जितने भी राइटर्स हमने अभी ऊपर बात की है उनके जो टीचिंग्स है वो क्या है कि वो ह्यूमनिटेरियनिज्म के प्रति नहीं जा रहा है। जब कॉलिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने कैपिटलिज्म के साथ जोड़ा है, इसका मतलब वो ह्यूमनिटेरियनिज्म के प्रति वो फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका इथिकल कल्चर को लेके उनका राइटिंग्स या टीचिंग्स जो है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, या कल्चरल आइडियल्स या सोशल रिफॉर्म को लेके नहीं हो रहा है। तो बस इसमें इतना ही था, और ये मेरा पार्ट 2 है। इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, इसी के साथ अलविदा होते हैं।